हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो के ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फ्यूचर के अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद करेंगे। आज का क्वेश्चन फीटर ट्रेड से रिलेटेड होगा और ये क्वेश्चन फीटर ट्रेड के ट्रेड थ्योरी के होंगे और ये क्वेश्चन सेशन 18-20 यानी कि अभी जो सेकंड ईयर में है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज यानी कि इंडिविजुअल रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या है। पहले एक इमेज से हम लोग समझते हैं। इस इमेज में एक गेज दिखाया गया है, इसे कहते हैं अस्टेरेट 167 रेडियस गेज। इस गेज में फिलेट को अस्टेरेट 167 रेडियस गेज के साथ आसानी से और अधिक एक्यूरेसी में चेक किया जा सकता है। इसे इंडिविजुअल रेडियस गेज भी कहते हैं। इस गेज में साइज की लिमिट 1 mm होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। इस क्वेश्चन में एक गेज का इमेज दर्शाया गया है। इस इमेज में ये गेज रिंग गेज गो के नाम से जाना जाता है। इस गेज के द्वारा किसी शाफ्ट के बाहरी व्यास पर एक्सेप्टेबल साइज को चेक किया जाता है, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से भी देखिए कि इस गेज के द्वारा किसी शाफ्ट के जो बाहरी व्यास होता है उसके एक्सेप्टेबल साइज को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। इस क्वेश्चन में सरफेस फिनिश की प्रक्रिया पूछी गई है। सरफेस फिनिश की एक प्रक्रिया होती है जिसे होनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक होनिंग टूल होता है जिस पर एब्रेसिव के स्टिक्स लगे होते हैं और इन स्टिक के माध्यम से बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदरूनी सरफेस को फिनिश किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लैपिंग ऑपरेशन में धातुओं के अनुसार अलग अलग लैपिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड कटिंग करने के लिए कॉपर या ब्रास के लैपिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है। ये लैपिंग मटेरियल कॉपर या पीतल के होते हैं और इनके इस्तेमाल से कटिंग स्पीड में तेज़ी आती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी लेप सामग्री में, यहाँ पे क्वेश्चन में इनएक्सपेंसिव का मतलब सस्ती होती है, तो इसलिए क्वेश्चन होगा कौन सी लेप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। लेप सामग्री धातु के अनुसार अलग अलग लेप सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से जो ऑप्शन सी है यानी कि लीड, ये लेप सामग्री सबसे सस्ती होती है और अगर ये खराब हो जाए तो इनका विस्तार भी किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इन एब्रेसिव मटेरियल में से सिलिकॉन कार्बाइड ऐसा एब्रेसिव मटेरियल है जो कि बाहरी रूप से कठोर होती है। इसी कारण लैपिंग ऑपरेशन में इसका उपयोग भारी स्टॉक हटाने के लिए किया जाता है।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पे देखिए इमेज में सिलिकॉन कार्बाइड का एब्रेसिव मटेरियल भी दिखाया गया है और इसके थ्रू लैपिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अपघर्षक डाई और गेज के लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? डाई और गेज ऐसे उपकरण होते हैं जिनके सरफेस हाई एक्यूरेसी में फिनिश किए होते हैं और इनकी सरफेस की हाई एक्यूरेसी के लिए लैपिंग ऑपरेशन में बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट के माध्यम से भी समझिए कि डाई और गेज के लैपिंग के लिए बोरॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? डायमंड एक ऐसा एब्रेसिव मटेरियल है जो कि सभी एब्रेसिव मटेरियल में सबसे हार्ड होता है, इसलिए इसका प्रयोग कठोर सतहों की लैपिंग में किया जाता है। जैसे टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग में डायमंड एब्रेसिव को यूज किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए इमेज में भी दिखाया गया है कि ये जो एब्रेसिव हैं ये डायमंड के होते हैं और टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए इस तरह के डायमंड के एब्रेसिव इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। यहाँ पे ऑप्शन में 4 अपघर्षक यानी कि 4 एब्रेसिव दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन बी जो डायमंड है, ये डायमंड ऐसा एब्रेसिव है जो सबसे हार्ड भी होता है और इसके द्वारा छोटे होल्स की अच्छी फिनिशिंग भी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्हीकल लैपिंग का मतलब समझते हैं। लैपिंग व्हीकल लिक्विड कटिंग पदार्थ होता है जिसका प्रयोग लैपिंग ऑपरेशन में किया जाता है। यह कटिंग की क्रिया को रेगुलेट करता है और साथ ही सरफेस को चिकनाहट भी प्रदान करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तांबा और उसके एलॉय के लिए लैपिंग व्हीकल के रूप में सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। सॉल्युबल ऑयल तेल और पानी का मिश्रण होता है जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम, यानी कि तेल की मात्रा 50% से अधिक होती है और बाकी उसमें पानी मिले होते हैं, और यही सॉल्यूशन का इस्तेमाल तांबा और उसके एलॉय के लैपिंग व्हीकल के रूप में किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में एक लैपिंग टूल यहाँ पे दर्शाया गया है। इस लैपिंग टूल का प्रयोग सिलिंड्रिकल जॉब के बाहरी सतह की लैपिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है कि इस लैपिंग टूल का इस्तेमाल सिलिंड्रिकल सरफेस के जो बाहरी सरफेस होते हैं उन बाहरी सरफेस को अच्छी तरह से फिनिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए इसे अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में समझिए कि ये टेम्परेचर का स्केल है। इस स्केल में यहाँ पे जो 700 के बाद में जो 723 डिग्री का यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, ये जो लाइन है ये लाइन को कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में धातु यानी कि स्टील
अपनी अवस्था को बदलता है, यानी कि उसके अंदर कण के संरचना में बदलाव होता है और बदलाव होकर के ये ऑस्टेनाइट में बदल जाते हैं। और ऑस्टेनाइट अवस्था में स्टील आने के बाद में ये पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक भी हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। इस क्वेश्चन में हीट ट्रीटमेंट की एक विधि के बारे में बताया गया है, जिस विधि को कहते हैं एनेलिंग। एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट की ऐसी विधि है जिसमें अगर कोई हार्ड स्टील हो या फिर स्टील के अंदर की संरचना में खराबी आई हो तो उसे एनेलिंग प्रक्रिया यानी कि धातु को गर्म किया जाता है और फिर उसे ठंडा करने के लिए या तो उस भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है या फिर राख वगैरह में दबा के रखा जाता है। इस प्रक्रिया से जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस धातु के अंदर के जो कण के स्ट्रक्चर होते हैं वो रिफाइंड हो जाते हैं और इससे मशीनिंग करने योग्य बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? जब धातु को गर्म किया जाता है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जाने के बाद में धातु ऑस्टेनाइट अवस्था में बदल जाती है और उस ऑस्टेनाइट अवस्था में बदलने के बाद उसे अगर तेज़ी से ठंडा किया जाए तो वो एक नई अवस्था में जाता है। उस अवस्था को कहा जाता है मार्टेनसाइट और इस अवस्था में आने के बाद धातु काफ़ी कठोर हो जाता है और साथ ही साथ भंगुर भी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? हीट ट्रीटमेंट की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट का वैसा प्रोसेस है जिसमें किसी धातु को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और फिर उसे तुरंत ठंडा करते हैं। इस वजह से वह धातु काफ़ी कठोर हो जाता है और दूसरे धातु को काटने योग्य बन जाता है और वह घिसने और खुरचने का विरोध करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसे कहते हैं टेम्परिंग। जब धातु को हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता का भी गुण होता है। उस भंगुरता के गुण को दूर करने के लिए धातु को दोबारा गर्म किया जाता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में धातु को गर्म किया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस विधि से धातु के कठोर धातु के अंदर जो भंगुरता का गुण होता है वह दूर हो जाता है और यह विधि टेम्परिंग कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? हीट ट्रीटमेंट की 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हीटिंग, दूसरा सॉकिंग और तीसरा क्वेंचिंग। इस क्वेश्चन में सॉकिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जब धातु को हीट किया जाता है उसके बाद में कुछ समय के लिए उसे उसी टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है। इससे उस धातु के कण की जो संरचना है उनमें बदलाव होता है और उनके गुण में भी बदलाव होता है। इसी प्रक्रिया को, इसी स्टेज को सॉकिंग कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य
क्या है? ऊष्मा उपचार के 3 स्टेज हीटिंग, सॉकिंग और क्वेंचिंग। इनमें से जो तीसरा स्टेज क्वेंचिंग होता है, क्वेंचिंग का मतलब जब धातु को गर्म किया जाता है और उसके संरचना में बदलाव आ जाता है, उसके बाद उस धातु को ठंडा किया जाता है और उस धातु को ठंडा करने के लिए अलग अलग धातु के अनुसार अलग अलग माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसी स्टेज को क्वेंचिंग कहा जाता है और क्वेंचिंग में पानी, तेल, हवा और ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है कि ये क्वेंचिंग किया जा रहा है, यानी कि धातु को गर्म करने के बाद इसे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? विशेष मिश्र धातु यानी कि एलॉय स्टील जो होते हैं, उन एलॉय स्टील का क्वेंचिंग यानी उसे ठंडा करने के लिए हमेशा ठंडी हवा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझिए कि ये बॉल बेरिंग है जो कि एलॉय स्टील के बने हुए होते हैं और इनको हीट करने के बाद में जब क्वेंचिंग यानी कि जब इसे ठंडा किया जाता है तो इस तरह से कोल्ड एयर दिया जाता है और ठंडी हवा में इसे क्वेंचिंग किया जाता है। इस वजह से ये जो बॉल बेरिंग यानी कि एलॉय स्टील होते हैं वो काफ़ी हार्ड और इनका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।